तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जब शीतल हवाओं के साथ साथ ठंड के जबरदस्त कोहरे ने रात को पूरी तरीके से अपनी चपेट में ले रखा था, तो उस रात चेतन अपने कंबल ओढ़कर मोबाइल चला रहा था। ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से चेतन के हाथ कांप रहे थे और कमरे में थोड़ी बहुत ठंड का होना एक लाजमी सी बात है। इसी बीच चेतन को एहसास हुआ कि किसी ने उसके माथे पर अपने कोमल कोमल हाथ फेर दिए हैं। एक पल के लिए तो चेतन घबरा गया और उसने कंबल को दूसरी तरफ फेंक दिया। जब वो उठा तो उसने देखा कि दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चेतन ने वापस से कंबल ओढ़ ली और हिचकिचाते हुए वापस से सोने की कोशिश करने लगा। चेतन पूरी रात करवटें फेरता रहा, लेकिन उसकी रात की नींद हराम हो गई थी। वो दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था और दिसंबर में तो आपको पता ही है कि किस तरह की ठंड रहती है। वैसे तो चेतन और उसके पापा की इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन फिर भी चेतन अपने पापा के पास पहुंचा और रात में हुई इस छोटी घटना का वर्णन करने की सोचने लगा। लेकिन उसके पापा ने चेतन से मुंह मोड़ लिया। चेतन को उसके पापा बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे, क्योंकि चेतन सभी को सिर्फ एटीएम मशीन समझता था। लेकिन जिंदगी कब किसके साथ कैसा खिलवाड़ कर दे, ये तो कोई नहीं जानता। उस दिन चेतन अपने कॉलेज लौट गया और जब उसके पापा ने उससे मुंह मोड़ लिया तो वो कॉलेज में पहुंच गया। तब उसकी मुलाकात हुई पंकज से। पंकज जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। रात में उस घटना के बारे में बताते हुए चेतन के चेहरे पर डर छा गया। जिस तरह वो बता रहा था, उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था मानो चेतन अपनी मौत से खेल कर आया हो। पूरी बात बताने के बाद पंकज और अंकिता, जो चेतन की गर्लफ्रेंड थी, वो ठाके मारकर हंसने लगे। चेतन ने बड़ी ही गंभीरता के साथ कहा, आज मैं इस शहर को छोड़ने वाला हूँ और अब मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं रहना और मैं चंडीगढ़ चला जाऊँगा। वहाँ पर मेरे मामा रहते हैं। कहीं ना कहीं चेतन कुछ ऐसे राज को जानता था जो उसकी जिंदगी के साथ खेल सकता था और उनसे रूबरू था एकमात्र उसका दोस्त पंकज। यानी उसने कुछ ऐसा किया था जो अभी भी पर्दे के नीचे दफनाए गए थे। आज पूरा का पूरा दिन चेतन के लिए बड़ा ही गंभीर रहा। पूरे दिन उसके मन में बेचैनी थी और उसका शरीर एकदम घबराहट से भरा रहा। और उसके बाद वापस कॉलेज से छुट्टी हुई। चेतन वापस अपने घर लौटा और कपड़ों से भरा हुआ बैग पैक करने के बाद वो घर से निकल पड़ा, क्योंकि अब उसे इस जगह 1 मिनट भी नहीं रुकना था। रात के 9:30 बज रहे थे। वो सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन किया और फ़ोन पर बात करने लगा। स्टेशन बड़ा ही सुनसान था। बात करते उसने बताया कि वो 1 साल के लिए वहीं रहेगा और कॉलेज के एग्ज़ाम चलने पर वापस लौट जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए उससे कोई मुलाकात नहीं कर पाएगा। लेकिन चेतन नहीं जानता था कि आज वो जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव का एहसास करेगा। जब चेतन टिकट हॉल में पहुंचा तो उसे पता चला कि अभी चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन 1:45 बजे आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वक्त लगाने वाली थी। लेकिन चेतन के पास कोई और चारा भी नहीं था। काफ़ी वक्त बीतने के बाद स्टेशन पर घूमने वाले सभी मुसाफिर लोग अब अपने घर के लिए निकल चुके थे। यानी कि स्टेशन पूरा किसी शमशान घाट के रूप में आने लगा। चेतन ने अपने फ़ोन को जेब में डाल लिया, क्योंकि उसकी बातें ख़त्म हो चुकी थी। वो स्टेशन के बगल में पड़ी एक बेंच पर बैठ गया, जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी। जैसे ही चेतन उस लाइट के नीचे पहुंचा तो उसे हल्की हल्की गर्मी का एहसास हुआ। यानी कि उसे थोड़ा बहुत ठंड से छुटकारा मिला। उसने अपने बदन पर एक चादर ओढ़ रखी थी। स्टेशन पर बैठे बैठे अकेला चेतन बोर होने लगा। काफ़ी वक्त बीत गया था, लेकिन स्टेशन पर उसने किसी भी आदमी को घूमते फिरते नहीं देखा, जो स्टेशन को एकदम सुनसान बना रहा था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। शायद ट्रेन 5 मिनट पहले ही अपने निर्धारित समय से प्लेटफार्म पर पहुंच गई थी। और उसके बाद चेतन जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ गया। ट्रेन में बैठते उसने एक बात को नोटिस किया कि पूरी की पूरी ट्रेन आज कुछ ज़्यादा ही खामोश थी। इस समय चेतन जिस बोगी के अंदर बैठा था वो बोगी पूरी खाली थी। तभी चेतन की नज़र बालों को सहलाते हुए एक लड़की पर गई तो वो उसे घूरने में जुट गया। लेकिन फिर चेतन को ख्याल आया कि एक वीरान बोगी में इतनी रात को एक लड़की का मौजूद होना, इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन तभी चेतन ने अपने कपड़ों से भरे हुए बैग को ट्रेन के ऊपर वाली बर्थ पर रख दिया और खुद नीचे बैठ गया। तो इस बार जब उसने उस बोगी के आजू बाजू में देखा तो उसे कोई भी नजर ही नहीं आया और वो पहले की ही तरह खामोश थी। ऐसे नज़ारे में चेतन ने भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया और फिर बोगी की आखिरी सीट पर जाकर वो आराम से बैठ गया।
कहते हैं जब हकीकत भांडा फोड़ने लगती है तो हमारे सारे राज उगल कर बाहर आ जाते हैं। और उसी तरह उस भयानक सन्नाटे को छीनने वाली एक आवाज ने ट्रेन की चुप्पी को बस एक आवाज में ही तोड़ दिया। ये आवाज चेतन के रोंगटे खड़े करने में सक्षम थी। चेतन एकदम से इधर उधर देखने लगा क्योंकि कोई उसका नाम पुकार कर उसे बुला रहा था। चेतन कल से थोड़ा डरा हुआ था। डर के इस माहौल में शीतल ठंडी हवा उसके बदन को जैसे ही छू रही थी तो उसके रोंगटे के साथ साथ उसका शरीर भी कांप रहा था। तभी उसके फोन का अलार्म बजने लगा, जिसे सुनकर वो डर से सहम गया। पता नहीं क्यों मगर उसे उस बोगी के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। बोगी में पहले से भी ज्यादा चुप्पी पसर गई थी। तभी अचानक उसे ख्याल आया कि कुछ देर पहले इस डिब्बे के अंदर एक लड़की बैठी थी। वो अब कहाँ पर गई होगी। जैसे वो उसे देखने के लिए बोगी की सारी सीटों के अगल बगल में घूमा तो उसे ट्रेन की बोगी में कहीं भी वो लड़की नजर ही नहीं आई। तभी उसकी नज़र सीटों के बीचों बीच से जाने वाली पगडंडी पर पड़ी तो वह एकदम से बर्फ की तरह जम गया, मानो उसके कदमों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। दरअसल चेतन ने देखा कि लाल लाल कपड़ों में जो लड़की उसे कुछ देर पहले इस बोगी के अंदर घूमते नजर आ रही थी, अब उस लड़की की डेड बॉडी ट्रेन की पगडंडी के बीचों बीच पड़ी थी। चेतन पूरा घबरा गया क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने देख लिया तो केस का सारा इल्जाम उसके ऊपर ही आने वाला है। चेतन उस डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगा पाता इससे पहले उस बोगी के अंदर टीटी आ गया और टीटी के आते ही सारा मामला बिगड़ गया। चेतन अपना माथा पकड़कर सीट पर बैठा और उस लड़की की दशा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ रेप किया हो। अभी चेतन अपना माथा पकड़कर सीट पर बैठा ही था कि टीटी ने उसे हाथ लगाया। अरे भाई साहब, इस तरह उदास क्यों बैठे हो, अपनी टिकट दिखाओ। फिर जैसे ही चेतन ने अपनी गर्दन उठाई तो उसके होश उड़ गए क्योंकि अब वो डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। चेतन का पूरा बदन अब पसीने से तरबतर होने लगा। इतनी जोरदार ठंड होने के बावजूद भी वो पसीना पसीना हो रहा था। टीटी ने उसकी ये दशा देखकर बोला, क्या हुआ, कोई सदमा लगा है क्या आपको? एक तरफ चेतन की हालत अब पतली पड़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ उस टीटी को अभी भी मजाक सूझ रहा था। चेतन ने अपनी टिकट टीटी के हाथ में थमा दी। रात के 2:45 पर ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर रुकी और स्टेशन के आते ही अपना सारा सामान लेकर चेतन ट्रेन से नीचे उतर गया। ट्रेन में हुए उस बड़े हादसे ने चेतन को काफी हद तक डरा रखा था। वो स्टेशन से उतरा और अपने मामा जी को फोन करने की ट्राई करने लगा, लेकिन मामा जी का फोन पहले से ही स्विच ऑफ आ रहा था। पर मामा जी ने बताया था कि तुम्हें रात के किसी भी समय चंडीगढ़ स्टेशन पर कोई ना कोई ऑटो जरूर मिल जाएगा। लेकिन ऑटो तो दूर की बात थी, यहाँ तो कोई परिंदा तक नहीं था। जब स्टेशन को खामोशी का मुल्तान देखा तो वो बोगी से नीचे उतरा और उसके बाद पैदल पैदल अपने मामा के घर की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन से मामा के घर की दूरी करीब 6 किलोमीटर तक होगी। अपने कान में हेडफोन डालकर उसने म्यूजिक चला लिया था और म्यूजिक का मजा लेते हुए वो आगे बढ़ने लगा। बस वो कुछ दूर आगे गया ही था कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पैंट को पीछे से पकड़ लिया है और उसे पीछे की तरफ खींच रहा है। उसके पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। वो पीछे पलटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पीछे मुड़ने के सारे आसार अब बंद हो गए थे। धीरे धीरे चेतन का पूरा शरीर अब हवा में लटकने लगा, जिस वजह से वो इधर से उधर मुड़ नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और उसकी छाती के साथ पूरा जिस्म सड़क से टकरा गया और उसके हट्टे कट्टे बदन पर गहरी चोटों का एहसास हुआ। इतना सब होने के बाद भी एक पत्ता भी अपनी जगह से ना हिल पाए, इतना जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। चेतन को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर वो किसी तरह हड़बड़ाते उठा और एक बार फिर उसने अपने पैरों के बल पर वहां से भागने की कोशिश की। सामने की तरफ से एक होटल नजर आ रहा था और होटल के ऊपर एकमात्र लाइट जल रही थी। देखने में तो वो होटल बड़ा ही आलीशान था, लेकिन लाइट बहुत कम थी। जब चेतन उस होटल के एकदम पास पहुंचा तो उसने देखा कि वास्तव में वो कोई होटल नहीं था, बल्कि पुरानी पड़ी एक खंडर जगह थी। शायद ही कोई बहुत ही बड़ी हवेली थी। चेतन अभी उस हवेली के करीब से गुजर ही रहा था कि अचानक ही घुंघरुओं की आवाज आने लगी। चेतन को उस दीवार के ऊपर वही लाल कपड़े वाली लड़की दिखाई दी जिसके पैर हवा में उठे हुए थे। चेतन के दिमाग में पता नहीं क्या जचा, वो बहुत ही तेज गति से भागने लगा। पर इस बार चेतन ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और उस सुनसान पड़ी सड़क पर कपड़ों से भरे उस बैग को लेकर लगातार वो भागने लगा।
इसी बीच चेतन को पता नहीं चला कि कब वो बेसुध होकर उस हवेली की जमीन में दखल दे गया है। वो पागल कुत्तों की भांति भागता रहा और बेसुध होकर उस हवेली की जमीन में पेड़ों के एक बगीचे में पहुंच गया। उस बगीचे में एक बड़ा लंबा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे कुछ छोटे छोटे जानवर खेल रहे थे। इतनी देर रात बगीचे में किन्हीं जानवरों का मौजूद होना उसे अचंभित तो कर रहा था, लेकिन वो उस बगीचे के कोने में बैठ गया और आशा करने लगा कि कोई आए और उसे सलामती के साथ उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को उसके कर्मों का दंड इसी जिंदगी में मिलता है, और ऐसा ही कुछ और हो रहा था। चेतन की जिंदगी के साथ काफी वक्त बीत गया था और चेतन जोगा जोग उस बगीचे के कोने में बैठा रहा। जब चेतन को लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो वो वापस से उस हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गया। लाल कपड़ा वाली वही लड़की अब कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चेतन सामान से भरे उस बैग को लेकर वापस से सड़क पर चल दिया। करीब 3 साल पहले ही उसने इस शहर में आगमन किया था। उसके बाद वो बहुत समय तक इस सिटी में नहीं पहुंच पाया और उसका एक कारण यही था कि वो अपने मामा से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता था। एक तरफ चेतन को जहाँ महसूस हो रहा था कि अब वो सेफ है, तो वहीं उसके पीछे पीछे कोई दूसरा भी था जो बहुत देर से उसे फॉलो कर रहा था, जिसके पैरों की आर्ट बहुत हल्की थी। अचानक ही चेतन को ऐसा लगा कि कोई तो उसके पीछे है। तभी उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे घुमाया तो उसने देखा कि दहशत की दुनिया का एक मुसाफिर जो उसके सामने उसकी मौत बनकर खड़ा था। लाल कपड़ों के लिबास में लिपटी ये तो वही लड़की थी जो सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर गुजर गई थी, जिसका चेहरा पहले से भी काफी ज्यादा डरावना था। उस लड़की के चेहरे पर सिर्फ हड्डियों का बना कंकाल था और हल्का हल्का सड़ा हुआ मांस। अचानक उसने चेतन को दबोच लिया और उसे धक्का लगा दिया। बहुत जोर से धक्का लगने की वजह से चेतन जमीन पर गिर गया और फिर उस भयानक चुड़ैल ने चेतन को घसीटा और उसके जिस्म का एक एक अंग पछतावा कर रहा था। चेतन को अपने उन कर्मों की याद आने लगी जो उसने अपनी जिंदगी के कुछ पलों में किया था। चेतन उस लड़की के सामने अपने हाथ फैलाकर उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा और बार बार माफी मांगने के बाद भी वो लड़की, या यूं कहें कि वो भूतनी, उसे बीच सड़क पर घसीट रही थी। शरीर में ज्यादा ठंड और तड़प की वजह से कुछ समय के बाद चेतन इन सब को सह नहीं पाया और बीच सड़क पर बेहोश हो गया। तभी चेतन ने महसूस किया कि वो किसी गहरे कुएं के पानी में तैर रहा है। आँख खुली तो उसने देखा कि उसके पापा उसके सराहने बैठे थे। वो इस समय किसी हॉस्पिटल की छत के नीचे लेटे हुए थे। इस हद तक सब कुछ बीत जाने के बाद चेतन ने इस घटना का वर्णन अपने दोस्त पंकज के साथ किया और पंकज उसकी इस घटना से बहुत ही बुरी तरह डर गया। लेकिन वो दिन चेतन की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन बेहोशी की हालत में पंकज को जिंदा तो बचा लिया गया, लेकिन अस्पताल में 1 महीने कोमा में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जिंदगी हमें एक ही मौका देती है, और अगर हम उसे जिंदगी में गंदे कर्मों को अंजाम दें तो बहुत ही जल्द हमें अपनी मौत से मुलाकात करनी पड़ती है, जब हमारे पापों का घड़ा फूट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।